नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 15 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आज पहला है। और भारत में प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ की गई थी आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो भारत में प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की जो स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था 1889 में। कब? तो 1889 में जो है अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में देश में कुल कितने केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुल कितने केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। तो वर्तमान में टोटल 7। कितने? तो वर्तमान में टोटल 7 केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौन कौन से ये प्रजनन केंद्र हैं और कहाँ कहाँ पे हैं आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज यानी कि वर्तमान में देश में 7 प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। ये 7 कौन कौन से हैं? तो सूरतगढ़ राजस्थान में, चिपलीमा उड़ीसा में, सुनवेडा उड़ीसा में, फिर धमरोड उड़ीसा गुजरात में उसके बाद हैसरघट्टा यहाँ पे है, हैसरघट्टा कर्नाटक में, अलमाड़ी आपका तमिलनाडु में, अंदेश नगर आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये 7 आपके प्रमुख केंद्रीय प्रजनन केंद्र हैं जो वर्तमान में हमारे देश में हैं। तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट निम्न में से किस जगह स्थापित किया गया है। तो देश का प्रथम जो रोबोटिक डेयरी प्लांट है यह स्थापित कहां पर किया गया है। तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका बी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र का जो विरार क्षेत्र है यहीं पे देश का प्रथम जो है रोबोटिक डेयरी प्लांट जो है स्थापित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। और यहाँ पे आपको बताना ये भैंस की कुछ नस्लें दी गई हैं जैसे जाफराबादी, मेहसाना, सुरती। तो ये सभी भैंस की जो नस्लें हैं किस राज्य में पाई जाती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट भैंस की नस्लें हैं जाफराबादी, मेहसाना और सुरती, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेंगी जाफराबादी, मेहसाना, सुरती नामक भैंसों की नस्लें। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं हरियाणा में किस प्रकार की भैंस की नस्लें पाई जाती है? तो हरियाणा में आपको मुर्रा भैंस मिलेगी। जो आपकी मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस आपको मिलेगी कहाँ पर? तो हरियाणा मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में कौन सी भैंस मिलेगी? तो उत्तर प्रदेश में आपको भदावरी, उत्तर प्रदेश में जो है भदावरी भैंस की नस्ल देखने को मिलती है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की ये तीनों इंपॉर्टेंट भैंस की नस्लें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस विधि की सहायता से पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने की इसमें से कौन सी विधि है? तो ये दोनों जो विधियां आपकी दी गई हैं, सींग के छल्ले देखकर और दांत देखकर, इन दोनों विधियों से जो है पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उपर्युक्त दोनों। आप इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, मतलब सम्मिलित है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि हमारे संविधान का जो 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, उसमें कौन सा विषय दिया गया है आपसे, इन तीनों में से आपसे पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड ये आपकी अनुसूची है और पंचायती राज का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये तीनों जो विषय आपके सामने दिए गए हैं, कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार एवं चकबंदी, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये तीनों विषय जो हैं आपके 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है आपकी संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी तथा यह जो आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 था यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आता है। 1993 को यह जाके प्रभाव में आता है, जिसे भी आप याद रखिएगा। और 11वीं अनुसूची इसके तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में कुल 29 विषय हैं और आपकी 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है
तथा आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, यह 24 अप्रैल 1993 को जाकर प्रभावी हुआ था, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। उस समय पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा घुमा कर मैंने इस प्रश्न को पूछ लिया। अगर इस प्रश्न को मैंने सीधा पूछा होता तो आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होता। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति। आपकी जो अशोक मेहता समिति थी उसने द्विस्तरीय, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उसने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस द्विस्तरीय में क्या था? जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग अलग कर दिया गया था? तो वह आज़ादी के बाद 1947-48 के दौरान जो है राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य थे इनको अलग अलग कर दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आज़ादी के बाद यानी कि 1947-48 के दौरान। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का जो मानचित्र होता है किसके पास होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पटवारी के पास। किसके पास? तो पटवारी के पास। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, गिरदावर कानूनगो जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति कौन है? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो गिरदावर कानूनगो होता है यह किसके अभिलेखों का निरीक्षण करता है? तो गिरदावर कानूनगो जो है यह आपके पटवारी के अभिलेखों का निरीक्षण करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पटवारी के। आप इसे याद कर लीजिएगा। वर्तमान पटवारी को हम क्या कहते हैं? लेखपाल के नाम से जानते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले, यानी कि वर्तमान में जो आपकी पटवारियों की भर्ती की परीक्षाएं ली जा रही हैं, और इस परीक्षा से पहले पटवारियों की जो भर्ती है किसके द्वारा की जाती थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में आयोजित होने वाली पटवारियों की भर्ती से पहले जो पटवारियों की भर्ती की जाती थी वह किसके द्वारा की जाती थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उस समय पटवारियों की जो भर्ती थी की जाती थी जिला कलेक्टरों के द्वारा। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जिला कलेक्टरों के द्वारा जो है उस समय पटवारियों की भर्ती की जाती थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान में ये भर्तियां कौन कर रहा है? तो अब वर्तमान में UP-SSC के द्वारा जो है ये भर्तियां कराई जा रही हैं। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए जिला कलेक्टर के कितने रूप होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए जिला कलेक्टर के जो है 5 रूप देखने को मिलते हैं। कितने? तो 5 रूप। ये 5 रूप कौन कौन से होते हैं? जिला मजिस्ट्रेट हो गया, जिला राजस्व अधिकारी हो गया, जिला न्यायाधीश हो गया, जिला विकास अधिकारी हो गया, और 5वां आपका हो गया जिला निर्वाचन अधिकारी। यानी कि अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए जिला कलेक्टर के कुल 5 रूप होते हैं। ये 5 रूप मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी, जिला न्यायाधीश, जिला विकास अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से गिरदावर कानूनगो जो है किस पर नियंत्रण रखता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका गिरदावर कानूनगो होता है वह किस पर नियंत्रण रखता है? सॉरी, यहाँ पे गिरदावर कानूनगो पर कौन नियंत्रण रखता है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो गिरदावर कानूनगो होता है उस पर कौन नियंत्रण रखता है? तो आपका तहसीलदार रखता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका तहसीलदार होता है वह गिरदावर कानूनगो पर जो है नियंत्रण रखता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तहसीलदार जो आपका होता है वह गिरदावर कानूनगो के ऊपर नियंत्रण रखता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है? आपको उस अनुच्छेद को बताना है। तो इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत ही जो आपका जिला कलेक्टर है उसको अपने कार्यकाल के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 311। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खसरा नंबर का संबंध किससे होता है? तो खसरा नंबर का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो आपका जो खसरा नंबर होता है इसका संबंध भूमि से होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि से। ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य है? तो इसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांव को सारी सुविधाएं प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा को बढ़ाना, यानी कि उपर्युक्त सभी जो उद्देश्य हैं ये सभी उद्देश्य आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत हैं। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो आपकी स्कीम थी कब शुरू की गई थी? तो 21 फरवरी 2016 को आप याद कर लीजिएगा, 21 फरवरी 2016 को आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, क्या होता है एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य? तो एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना इसका मेन उद्देश्य है आपका एग्री उड़ान योजना का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम सभा के कार्यपालिका इसमें से कौन सी है? ग्राम सभा की कार्यपालिका आपसे पूछी जा रही है। तो ग्राम सभा की कार्यपालिका को हम कहते हैं ग्राम पंचायत। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ग्राम सभा की कार्यपालिका क्या होती है? तो ग्राम सभा को मतलब आपकी जो ग्राम पंचायत होती है उसको ग्राम सभा की कार्यपालिका कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यपालिका कहा जाता है। आयुक्त ग्राम विकास का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो आयुक्त ग्राम विकास का पद है इसका सृजन कब किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है 1985 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयुक्त ग्राम विकास का पद का जो सृजन है 1985 में किया गया था। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कृषि में निम्न उत्पादकता का सामान्य कारण क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। तो कृषि में वर्तमान में जो निम्न उत्पादन देखने को मिल रहा है उसका सामान्य कारण क्या है? तो इसका जो सामान्य सा कारण वो है, तीनों है। अपर्याप्त वित्त एवं विपणन की सेवाएं हैं, उसके बाद निराशाजनक ग्रामीण वातावरण है, और इसके बाद कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जोड़ा होना। ये तीनों कारण है निम्न उत्पादन के। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पटवारी पद का जो सृजन है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है। तो पटवारी पद का जो सृजन था यह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो शेरशाह सूरी के। किसके? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस पद का सृजन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो शेरशाह सूरी है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे शेरशाह लिख दिया गया है, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा शेरशाह। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है पटवारी के पद का जो सृजन था वह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शेरशाह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास जो है राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो अनुभाग 2 है, अनुभाग 2 के अंतर्गत आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो राजस्व परिषद का अनुभाग 2 है इसके तहत जो है वृक्षारोपण संबंधित जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुभाग 2। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अनुभाग 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अधिकारियों से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आज्ञा
को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा वह अधिकारी, यानी कि यहाँ पे 4 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। इन 4 अधिकारियों में से सभी आपको आज्ञा देते हैं, किसको? पटवारी को। तो सर्वप्रथम किसकी आज्ञा को प्राथमिकता देगा आपका पटवारी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से तीनों अधिकारियों में से सर्वोच्च जो प्राथमिकता वो किसको दी जाएगी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता देगा जो पटवारी होगा वह जिला कलेक्टर की आज्ञा को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिला कलेक्टर की आज्ञा को। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। आज के इस सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, और निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा किया जाता? प्रत्यक्ष रूप से आम जनता के द्वारा किसका चुनाव किया जाता आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो आम जनता के द्वारा इसमें से किसका चुनाव होता है? तो सरपंच का होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, सरपंच का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेट नंबर 15 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।